लेकिन आपको यह जानकर खुशी होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट यदि 4.5% की सीमा को इस समय पार कर चुकी है। 6 वर्षों तक हम लोगों की हुकूमत में करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं थी, बल्कि करंट अकाउंट सरप्लस था। तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की, यानी आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी के प्रधानमंत्री रहते हुए जो हमारी एनडीए की सरकार थी, उस समय था सरप्लस करंट अकाउंट। हुकूमत कैसे चलाई जाती है, देश की अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, यदि यह कला यदि किसी को सीखनी हो, भले ही अटल बिहारी वाजपेयी जी अर्थशास्त्री न रहे हों, लेकिन उन्होंने 6 वर्षों तक इस देश में शासन चलाकर यह बतला दिया है कि देश की अर्थव्यवस्था को कैसे सशक्त एवं प्रभावी बनाया जा सकता है। सारी दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े निवेशक भारत की ओर दौड़ने लगे थे। भारत दुनिया का एक निवेश का, इन्वेस्टमेंट का एक सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र बन गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कितनी तेजी के साथ हो रहा है। आज हिंदुस्तान में जो चौड़ी चौड़ी सड़कें आपको दिखाई दे रही हैं, बहनों भाइयों, इसका श्रेय यदि किसी को जाता है तो हमारे आदरणीय नेता श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी को जाता है। उनकी काल्पनिक क्षमता को यह श्रेय जाता है। गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा जाना चाहिए। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार यह सिलसिला किसी ने प्रारंभ किया था तो अटल जी ने प्रारंभ किया था। होता क्या है, इससे जीडीपी की ग्रोथ रेट भी बढ़ती है। बहुत सारे बेरोजगार नौजवानों के हाथों को रोजगार मिलता है जब इस प्रकार की योजनाएं प्रारंभ की जाती है। 8 वर्ष के बाद डगमगाती हुई अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने अभी कोई बैठक बुलाई थी और बैठक बुलाकर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में कोई योजना उन्होंने तैयार कराई है। और मुझे जानकारी मिली है कि शायद उस पर $1 ट्रिलियन से अधिक की धनराशि खर्च होगी, लेकिन उतना पैसा उनके पास है नहीं। इसलिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत उस योजना को क्रियान्वित करने का फैसला इस सरकार ने लिया है। मैं प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, यह योजना आपने सत्ता में आते ही क्यों नहीं प्रारंभ की? यदि सत्ता में आते ही अर्थशास्त्री न होते हुए भी यदि अटल बिहारी वाजपेयी यह योजना प्रारंभ कर सकते हैं, तो अब अर्थशास्त्री होने के बावजूद हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी यह योजना प्रारंभ में ही क्यों नहीं प्रारंभ कर पाए? यह बात हमारी समझ के परे है। क्या मजबूरी थी? किसने आपके हाथों को बांध रखा था? लेकिन सच्चाई है कि अब तो देश की अर्थव्यवस्था यह पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है और फिस्कल डेफिसिट के बारे में मैंने बताया 5.6% तक पहुंच चुकी है। और इतना ही नहीं है, ऐसे कुछ कठोर फैसले, अब सरकार यह आमादा है, सरकार इस समय आमादा है कि हम जो दुनिया की विदेशी कंपनियां हैं जिन्हें मल्टीनेशनल कहते हैं, उन मल्टीनेशनल्स को लाएंगे और भारत में मल्टी ब्रांड में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कि हम इजाजत देंगे। इस पर यह सरकार पूरी तरह से आमादा है। लेकिन विश्वास दिलाना चाहता हूं बहनों भाइयों की भारतीय जनता पार्टी संसद के दोनों सदनों में इस सरकार पर दबाव बनाएगी और मल्टीनेशनल मल्टी ब्रांड में किसी भी सूरत में एफडीआई की इजाजत इस सरकार को हम नहीं देंगे। मैं कहता हूं कि यदि आप यह मानते हैं कि एफडीआई के माध्यम से भारत की अर्थव्यवस्था को ताकत मिल सकती है, मजबूती मिल सकती है, तो मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहता हूं कि यह मल्टीनेशनल्स जब वेस्टर्न यूरोप में जाकर, पश्चिमी यूरोप में जाकर वहां पर जब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वहां की अर्थव्यवस्था क्यों नहीं मजबूत होती है? क्यों नहीं यह मल्टीनेशनल कंपनी वहां जाकर जम जाती हैं? क्यों लाकर आप उन्हें भारत में जमाना चाहते हैं? मल्टीनेशनल कंपनी जब सीधे विदेशी पूंजी निवेश जब करती हैं बहनों भाइयों, तो आपको मालूम है पहले तो सामान सस्ता मिलेगा, लेकिन जब उनका ब्रांड बाजार में चल जाता है तो उसके बाद आप तो यदि मुनाफा लेते हैं, हमारे फुटकर व्यापारी यदि मुनाफा लेते हैं 15%, 20%, 10% के मुनाफे पर अपना व्यापार करते हैं, लेकिन यह मल्टीनेशनल कंपनी जब आएंगी पहले तो आपको सस्ता देंगी, सस्ता सामान मिलेगा, लेकिन जो हमारा एक खुदरा व्यापारी, फुटकर व्यापारी, रिटेल ट्रेडर, जब यह समाप्त हो जाएगा, बैठ जाएगा अपने घरों में, तब उसके बाद मनमानी तरीके से वह मुनाफा कमाना प्रारंभ करेंगे। और वह पैसा कहां? भारत में रहेगा, वह पैसा दुनिया के दूसरे देशों में चला जाएगा। इसीलिए मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में
मल्टी ब्रांड में एफडीआई की इजाजत नहीं देगी। निवेश का जहां तक इन्वेस्टमेंट यदि सरकार चाहती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चाहती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम शुरू करे, आधारभूत ढांचों का विकास करे, दुनिया के लोग आएंगे यहां इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन इनकी रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी, रॉन्ग इकोनॉमिक प्लानिंग और करप्शन 3 ऐसे मुख्य कारण रहे हैं जिससे कि यहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से डिरेल्ड हुई है। प्रमुख रूप से 3 कारण रहे और इनके रॉन्ग इकोनॉमिक पॉलिसी का ही यह परिणाम है कि रुपए की कीमत बाजार में तेजी के साथ गिर रही है डॉलर के मुकाबले। रुपए की कीमत, डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपए की कीमत यदि गिरेगी, रुपया यदि हमारा कमजोर होगा तो भारत बहनों भाइयों कभी मजबूत नहीं हो सकता है। भारत को यदि मजबूत करना चाहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को यदि हम ताकत देना चाहते हैं, तो हमें अपने रुपये को भी डॉलर के मुकाबले मजबूत बनाना होगा, तभी हम कर सकते हैं। अब उसका परिणाम क्या है? रुपया कमजोर होने के कारण जो बहुत सारे फॉरेन इन्वेस्टर्स, जो विदेशी निवेशक थे, वह मुंबई के बाजार में अपना शेयर बेचकर, पैसा लेकर वह भारत से भग रहे हैं, अपने अपने देशों की ओर जा रहे हैं। ऐसी दयनीय स्थिति इस सरकार ने अपनी गलत नीतियों के कारण पैदा कर दी है। एक सिलसिला यहां पर फ्यूचर ट्रेडिंग का प्रारंभ हुआ। अरे अटल जी की भी हुकूमत रही है इस देश में। हम लोगों ने फूड ग्रेन्स अथवा जो बहुत सारी इस प्रकार की महत्वपूर्ण इसेंशियल कमोडिटीज थी, जो आवश्यक उपभोग की वस्तुएं थी, उनको फ्यूचर ट्रेड से हम लोगों ने उसे बाहर रखा था। अब केवल मोबाइल के माध्यम से भाव तय होते हैं, इंटरनेट के माध्यम से वस्तुओं की कीमतें तय होती हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग जितनी ही बढ़ती जाएगी, महंगाई भी उसी रेशियो में उतनी ही मजबूत होती जाएगी। इसलिए फ्यूचर ट्रेडिंग से जो हमारी आवश्यक उपभोग की वस्तुएं हैं उन्हें बाहर किया जाना चाहिए। यह भारतीय जनता पार्टी की बहुत ही स्पष्ट सोच है। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग का भी इस मामले को हम लोगों ने संसद में भी उठाया था, फिर भी इस सरकार ने उस संबंध में जो निर्णय करना चाहिए, कुछ आइटम्स को इस फ्यूचर ट्रेडिंग से बाहर करने के लिए, शायद अभी आज तक बाहर नहीं किया है। मैं जीएसटी के बारे में मैं कहना चाहता हूं। पहले वैट आया, वैट के संबंध में इस सरकार ने यह कहा कि साहब वैट, हम एक टैक्सेस के मामले में यूनिफॉर्मिटी लाना चाहते हैं, एक समानता सारे देश में लाना चाहते हैं, इसलिए हम वैट लागू करेंगे। और खैर किया हम लोगों ने। काफी दिनों तक यह समानता कुछ राज्यों में रही भी, लेकिन सरकार ने आते ही सब कुछ ऐसे हालात पैदा कर दिए कि वैट को लेकर भी जो पैरिटी होनी चाहिए, जो समानता होनी चाहिए, वो नहीं रह गई। अब एक दूसरा तरीका निकाला गया है जीएसटी का। अब जीएसटी के बारे में अभी अंतिम फैसला नहीं हो पाएगा। वैसे तो वित्त मंत्री जी ने संसद में यही कहा है कि हम मानसून सत्र के बाद इसे लागू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस वर्ष के अंत में इस जीएसटी को हम लागू करेंगे। मैं जीएसटी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि एक इस पर हाई पावर्ड कमेटी अब काम कर रही है, स्टैंडिंग कमेटी भी इस संबंध में विचार कर रही है, इसलिए मैं कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं सत्ता में बैठे हुए लोगों को मैं पुराणों की एक कथा उन्हें मैं सुनाना चाहता हूं। अगस्त्य मुनि का नाम आप लोगों ने सुना होगा। यह पुराणों की कथा है। अगस्त्य मुनि, अगस्त्य मुनि की पत्नी, उनका नाम मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, अगस्त्य मुनि की पत्नी ने कहा कि मुनि जी, यदि आप चाहते हो कि कोई ना कोई शिशु हमारे गर्भ में आए, तो मैं आपसे यही निवेदन करूंगी, पहले आप एक मकान बनवाइए, एक अच्छा भवन बनवाइए। मुनि जी बहुत ही संकट में पड़े और मुनि जी ने कहा कि ठीक है, हमारे पास तो कुछ है नहीं, मैं तो बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और व्यापारियों के पास जाकर ही और उनसे कुछ दान में ग्रहण करके ही मैं इतना भव्य भवन बनवा सकता हूं, नहीं तो हमारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। तो वह गए। अब देखिए, अगस्त्य मुनि भी जब लोगों से दान के लिए गए, डोनेशन के लिए जब राजाओं के पास पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि राजा, इस बात का ध्यान रखना कि हमें वही पैसा, वही धन जो है डोनेशन के रूप में देना, जिस धन को देने के बाद
आम नागरिकों के ऊपर, आम जनता के ऊपर और राज्य के व्यापारियों के ऊपर कोई एडिशनल टैक्स न लगने पाए, अतिरिक्त कर न लगने पाए, यह सावधानी उन्होंने उस समय भी बरती थी। आज धड़ाधड़ टैक्सेस लोगों के ऊपर इंपोज किए जा सकते हैं। मैं हुकूमत चलाकर मैं देख चुका हूं, मनमाने तरीके से टैक्सेस इंपोज करने से कभी रेवेन्यू बढ़ता नहीं है। बहनों भाइयों, हमने तो टैक्सेस को, ये हमारे बैठे हैं पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र इस बात के साक्षी हैं, अशोक गोयल जी हैं, रविकांत जी गर्ग, सारे लोग इस बात के साक्षी हैं। लगभग 100-150 से अधिक आइटम्स पर मैंने सेल्स टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, उसके बावजूद हमारी रेवेन्यू इनकम बढ़ गई। 156 आइटम्स का जो है मैंने पूरी तरह से सेल्स टैक्स ही समाप्त कर दिया था, हमारी रेवेन्यू इनकम बढ़ गई थी। ऐसा नहीं है कि व्यापारी देना नहीं चाहता, व्यापारी देना चाहता है, लेकिन इतना ही टैक्स उसके ऊपर इंपोज करो जिसे वह व्यापारी बर्दाश्त कर सके, ईमानदारी के साथ उसे दे सके। उसकी नीयत पर यह कभी संदेह नहीं किया जाना चाहिए। बहनों भाइयों, कुछ हमारे पंडित श्याम बिहारी जी मिश्र ने कुछ बातें कही हैं। एक तो उन्होंने पेंशन की बात कही है। वैसे बीमा का यह काम तो प्रारंभ कर दिया था मैंने ना, मुझे कर दिया था, उत्तराखंड में किया है, उत्तराखंड में भी किया। और मैं समझता हूं शायद मध्य प्रदेश में भी इस योजना के संबंध में, मध्य प्रदेश में भी उन्होंने पंचायत बुलाई थी शिवराज सिंह जी ने, जहां तक मुझे अच्छा नहीं, ठीक है, मैं बात करूंगा उसके बारे में। वहां 2 लाख बिहार में भी कर दिया। सबसे पहले हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में उस समय शुरू किया था, 2001 में इसे प्रारंभ किया था। लेकिन आप विश्वास रखिए, कम से कम भाजपा शासित राज्य अथवा एनडीए शासित राज्यों में निश्चित रूप से यह योजना लागू होगी, और छत्तीसगढ़ में भी है। हाँ, लेकिन मैं बात करूंगा उन मुख्यमंत्री से भी, इस संबंध में मैं चर्चा करूंगा। एक वैसे पेंशन की व्यवस्था करना, यदि कोई एकदम बिल्कुल जीवन भर अपना योगदान करते करते इस हालात में पहुंच जाता है, तो कुछ उसमें व्यवस्था सरकार कर सकती है। कुछ सर्टेन परसेंटेज अथवा कुछ ऐसे प्रतिवर्ष यदि उस व्यापारी से नॉमिनल जो कुछ भी होता है उसे जमा कराए, और उसके बाद जब वो काम करने लायक नहीं रह जाता है तो उसे पेंशन की व्यवस्था दी जा सकती है। और सामाजिक बीमा की भी व्यवस्था उस समय मैंने की थी। मेरा विश्वास है कि यह जो आपकी कार्यसमिति की बैठक हो रही है, इस कार्यसमिति की बैठक में आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले करेंगे, और आप सब भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही प्रमुख और प्रभावी कार्यकर्ता हैं और अपने अपने क्षेत्रों में बहुत ही अहम भूमिका का आप निर्वाह करते हैं। और हमारा मानना है, चाहे हम कोई कार्यक्रम लेते हैं, चाहे हम कोई आंदोलन चलाते हैं, उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम यदि कोई करता है तो आप ही करते हैं। और आपके लिए कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट ने इस समय एक अवसर दिया है। सारा देश इस समय कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट से हताश हो चुका है। लोग यह महसूस करते हैं कि अब जल्दी लोकसभा का चुनाव हो, ताकि हम इस कांग्रेस लेड यूपीए गवर्नमेंट को भारत से उखाड़ फेंकें और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की एनडीए की सरकार हम इस हिंदुस्तान में लाएं। यह लोगों की यह चाहत है, यह लोगों की यह इच्छा है, लोग चाहते हैं। और मुझे तो लगता है कि 2014 में अब तो पॉलिटिकल एनालिस्ट, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, वह भी कहने लगे हैं कि अगली सरकार यदि यहां पर बनेगी तो बीजेपी के नेतृत्व की एनडीए सरकार बनेगी। बहनों भाइयों, पूरी ताकत के साथ हम सबको खड़े होने की जरूरत है, काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोगों की जो मनोकामना है, हम लोगों की जो इच्छा है, वो पूरी होगी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की हमारी एनडीए सरकार इस हिंदुस्तान में होगी, देश की अर्थव्यवस्था जो पटरी से उतर चुकी है, पुनः उसे पटरी पर लाने में हम लोग कामयाबी हासिल करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सबको धन्यवाद देते हुए, और 2 दिनों तक सफलतापूर्वक आपकी यह कार्यसमिति की बैठक चले, इसके लिए अपनी शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त कर